हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? होप यू आर ऑल वेल। तो गाइस, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद है आपकी अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। और अगर फिर भी आपको कोई मुश्किल है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बताइएगा। और आज का चैप्टर मैंने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू किया है, और ये है हमारा जर्नल का। जर्नल एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और आप ये समझ लें कि ये आपके अकाउंट्स का बेस है। आज से आप जितनी भी पढ़ाई करेंगे, जो भी कुछ करेंगे, जर्नल आपके साथ चलेगा। तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझना है, बहुत अच्छी तरह से करना है। और मैंने भी कोशिश की है कि छोटे छोटे पॉइंट्स को इंक्लूड करके आपकी पढ़ाई को इतना अच्छा कर दूं कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 7, जर्नल। इस चैप्टर में हमने ये टॉपिक कवर किए हैं कि जैसे मैं आपको बताऊंगा जर्नल का मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड प्रिपरेशन ऑफ जर्नल, कि कैसे जर्नल बनाया जाता है। और इसी के साथ मैंने डिस्काउंट्स को भी इंक्लूड किया है। चूंकि चैप्टर बहुत लंबा है तो हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, और फर्स्ट पार्ट में हमने ये 5 पॉइंट्स इंक्लूड कर लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जर्नल। जर्नल आप जानते हैं जैसे कि बुक ऑफ प्राइम एंट्री है। ये एक वो बुक है जिसमें हम अपने ट्रांजेक्शन को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं। Journal is a book of prime entry or a book of original entry in which transactions are recorded at first। तो बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शन्स को हम जहाँ पर फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं वो हमारी जर्नल कहलाती है। और यहाँ पर गाइस हम ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिकॉर्ड करते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है? डेट वाइज। जो ट्रांजेक्शन पहले हुआ है उसे पहले रिकॉर्ड करेंगे, और जो ट्रांजेक्शन बाद में हुआ है उसे बाद में रिकॉर्ड करेंगे। और एक बार आपको फिर से याद दिला देते हैं कि हम जर्नल में जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो हम किसके बेस पे करते हैं? सोर्स वाउचर, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे, और आई थिंक कि आपको वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर हम इसको डिफाइन करें तो प्रोफेसर M.J. कीपर की एक डेफिनेशन है, और ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, इसीलिए मैंने ये डेफिनेशन इंक्लूड की है कि आप इसको आराम से समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। A journal is a chronological record of financial transactions of a business। बिजनेस के जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं उनको हम एक सिस्टमेटिक वे में, एक क्रोनोलॉजिकल वे में जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसे जर्नल बोलते हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए ये तीनों जो वर्ड्स है जो आपस में बहुत कंफ्यूजिंग है, इनको क्लियर किया है कि ये 3 वर्ड्स आपके रेगुलर साथ चलेंगे: जर्नल, जर्नलाइजिंग एंड पोस्टिंग। जर्नल क्या है? एन एंट्री रिकॉर्डेड इन द बुक या जर्नल। जर्नल में हम जो एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, उसको हम बोलते हैं जर्नल, जर्नल एंट्री। जनरलाइजिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। हम अपने ट्रांजेक्शन को किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, जो सिस्टम फॉलो करते हैं, तो वो प्रोसेस जो है वो जर्नलाइजिंग कहलाता है। एंड पोस्टिंग का मतलब होता है कि उसको नेक्स्ट बुक में ट्रांसफर करना है। जर्नल में हम ट्रांजेक्शन्स को क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड कर देते हैं, लेकिन आगे चल के उनको इंडिविजुअल अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि पोस्टिंग क्या वर्ड है। चलिए आगे देखते हैं कि जर्नल की फीचर्स क्या है। जर्नल, इट रिकॉर्ड्स डे टू डे ट्रांजेक्शन। दोस्तों, जर्नल जो है वो बिजनेस के डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है। इट्स ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रांजेक्शन्स को फर्स्ट टाइम हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि जब आप MCQ करोगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। इट रिकॉर्ड्स बोथ द एस्पेक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक ट्रांजेक्शन में 2 एस्पेक्ट्स होती है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो दोनों एस्पेक्ट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो जनरल में खास बात क्या है कि हम इसकी दोनों साइड्स यानी कि दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड करते हैं। इट्स ए रिकॉर्ड विच शोज कंप्लीट डिटेल, क्योंकि हम इसमें सारी चीजें रिकॉर्ड करते हैं, कंप्लीट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, तो कंप्लीट डिटेल हमें कहाँ मिलती है? जनरल में। और द फॉर्म इन विच द ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इज नोन एज जर्नल। हम ट्रांजेक्शन को जिस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं वो क्या कहलाती है? जर्नल एंट्री। तो आपको समझ आया होगा। अब चलिए जर्नल के कुछ एडवांटेजेस भी डिस्कस कर लेते हैं कि जर्नल रिड्यूसेस पॉसिबिलिटी ऑफ एरर। देखो, हम जर्नल में दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। तो एक ट्रांजेक्शन हम कंप्लीट वे में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ एरर जो है वो मिनिमम रहती है।
ईच एंट्री प्रोवाइड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। हर एंट्री में हम ट्रांजेक्शन का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखते हैं और उस डिस्क्रिप्शन को हम क्या बोलते हैं, नरेशन। बहुत कॉमन वर्ड है, आपने सुना होगा, लोग कहते हैं नरेशन लिखना, नरेशन लिखना। तो नरेशन क्या है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ए ट्रांजेक्शन। तो जनरल क्या है, इट्स ए बेस फॉर पोस्टिंग ट्रांजेक्शन इनटू लेजर। तो फर्स्ट स्टेप जनरल ही है, नेक्स्ट स्टेप के लिए हम बढ़ेंगे तो उसका बेस क्या है, जर्नल। Journal provide accounting data in a chronological order and it provides easy location of errors। क्योंकि हम जनरल में डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं तो कोई भी एरर इजीली हमें मिल जाती है। क्यों? क्योंकि डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होती है। एडवांटेज डिसएडवांटेज, जैसे हर चीज़ के कुछ फायदे होते हैं तो दोस्तों कुछ नुकसान भी होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज वॉल्यूम ट्रांजेक्शन। जहाँ पर न्यूमरस ट्रांजेक्शन होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी होती है, आपने देखा होगा फर्म्स होती हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जहाँ पे एक दिन में थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं, तो वो एक बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो क्या हो जाएगा, बुक बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी और अनमैनेजेबल हो जाएगी। इसलिए हम जनरल को फर्दर डिवाइड कर लेते हैं। तो यानी कि ये स्मॉल ट्रांजेक्शन्स के लिए, स्मॉल वॉल्यूम के लिए तो सूटेबल है, लेकिन लार्ज के लिए सूटेबल नहीं है। नो डिस्क्लोजर ऑफ कैश बैलेंस, हम केवल जर्नल के बेस पे कैश फाइंड आउट नहीं कर सकते। हम केवल जर्नल से ये नहीं पता लगा सकते कि बिजनेस का एक पर्टिकुलर डेट पे कैश क्या है। इसके लिए हमें फर्दर बुक्स भी मेंटेन करनी पड़ेंगी। तो जर्नल अपने आप में एक कंप्लीट बुक नहीं है। नॉट ए सब्सटीट्यूट ऑफ लेजर। जनरल के बाद नेक्स्ट वर्क जो हम करते हैं वो क्या करते हैं, लेजर। तो यानी कि हम केवल जर्नल से काम नहीं चला सकते, यानी कि जर्नल जो है वो लेजर का सब्सटीट्यूट नहीं है। मींस हमें जर्नल के साथ लेजर भी मेंटेन करना होगा। देखो यहाँ पर मैंने आपको इसका फॉर्मेट दिखा दिया है और बहुत आसान सा फॉर्मेट है। तो बच्चों देखो, हम शुरू करते हैं जर्नल का फॉर्मेट। इसके ये आपके ये 5 कॉलम्स होती है। पहला कॉलम डेट का है, यहाँ पर हम डेट लिखते हैं। दूसरा कॉलम होता है पर्टिकुलर्स, यहाँ पर हम उसके बारे में डिटेल लिखते हैं। तीसरा कॉलम होता है लेजर फोलियो का, ये जो लेजर तो नेक्स्ट बुक की है, और फोलियो का मतलब होता है पेज। तो नेक्स्ट बुक की पेज, जब हम ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, इसकी फर्दर पोस्टिंग किस में करते हैं, लेजर में। तो हम लेजर के जिस पेज पे रिकॉर्ड करेंगे वो पेज यहाँ पर लिख देंगे, तो हमें इजीली लोकेट कर लेंगे, इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे कि मान लो इस एंट्री को हम लेजर के पेज नंबर 5 पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि लेजर का 5 पेज खोलेंगे और हमें यहाँ पे रिकॉर्ड मिल जाएगा। ठीक, तो इसमें हमें लिखने का तरीका होता है, डेट लिखते हैं, डेट मंथ ईयर। वैसे हम इसकी डेट लिखते हैं ईयर मंथ डेट, सबसे ऊपर ईयर लिख दिया, फिर मंथ लिख दिया, फिर डेट लिख दिया। पर्टिकुलर में एक ट्रांजेक्शन डेबिट होता है, और आपको पता है कि हर ट्रांजेक्शन में दो साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट। हमने एक ट्रांजेक्शन को डेबिट किया लेकिन दूसरे को क्रेडिट नहीं किया, उसके लिए हमने यहाँ पे क्रेडिट नहीं लिखा। क्रेडिट शो करने के लिए हम इसको थोड़ा सा राइट वर्ड शिफ्ट करके टू वर्ड यूज करते हैं। बच्चों इस चीज को बहुत अच्छी तरह नोट कर लो, हम इसे राइट करके टू लिखते हैं, और जो नरेशन होती है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है, इसको हम बीइंग से स्टार्ट करते हैं। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, बी। यहाँ पे मैंने ये कुछ ट्रांजेक्शन्स आपको समझाने के लिए नोट कर लिया, और ये बहुत कॉमन ट्रांजेक्शन है, हर उसमें आपको परेशान करते हैं। तो देखो यहाँ पे हम हर चीज क्लियरली यहाँ पे मेंशन करते हैं। जैसे बिजनेस स्टार्ट किया विथ कैश, जैसे राम ने बिजनेस में पैसा लगाया और बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो एक बात और ध्यान रखनी है कि हम केवल रिकॉर्डर हैं, बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को हम केवल रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हम हर चीज किस पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा पर्सनल कोई रोल नहीं है। जैसे कमेंटेटर होता है तो वो कमेंट्री कर रहा है, वो खेल नहीं रहा है। उसको अगर प्लेयर अच्छा करेगा तो तारीफ कर देंगे कि कितना अच्छा खेला, महान प्लेयर है, और अगर वो खराब करेगा तो सीधा बोल देंगे नहीं, इनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, खराब खेल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हम केवल रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन्स को। तो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। जब बिजनेस स्टार्ट किया तो आपने वही हमारे जो रूल्स ऑफ जनरलाइजिंग है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, उनको अप्लाई कर लिया। और ये बिना रूल के भी हो सकता है। मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ कि कोई जरूरी नहीं कि हमें रूल रटे हुए हों, रूल याद है बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम बिना रूल के भी स्टार्ट कर सकते हैं। जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बिजनेस में कैश आ रहा है, और कैश किस फॉर्म में आ रहा है, कैपिटल के। तो कैश जो है वो बेनिफिट रिसीवर अकाउंट हो गया, कैपिटल बेनिफिट गिवर अकाउंट हो गया, तो हमने कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया।
और बच्चों देखो, डेबिट लिखने का एक तरीका होता है, हम इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके, राइट वर्ड शिफ्ट करके यहाँ पे डी आर करके लिखते हैं, डी कैपिटल और आर करके डेबिट लिख दिया। इसी तरीके से क्रेडिट ट्रांजेक्शन को हम यहाँ पे क्रेडिट वर्ड नहीं लिखते, थोड़ा सा राइट वर्ड मूव करके लिखते हैं। तो हमने लिख दिया कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, और इसको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दिया, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। अगर आपको नरेशन लिखने में कोई भी दिक्कत हो, सबसे आसान तरीका है, जो हमारा क्वेश्चन में स्टेटमेंट है उसी को शॉर्ट करके नरेशन बना दी जाती है। आप हर ट्रांजेक्शन में देखोगे कि नरेशन जो है वो हमने स्टेटमेंट से ही लिया है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। फिर इसके बाद यहाँ पे इसका डेबिट का अमाउंट डेबिट साइड में और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट साइड में। एक चीज और नोट कर लो, क्रेडिट का अमाउंट डेबिट के ठीक सामने नहीं लिखते, क्योंकि क्रेडिट टर्म सेकंड है, इसलिए अमाउंट को सेकंड टर्म में सामने लाके लिखते हैं। अब इसी चीज को हमने बिजनेस स्टार्ट करने के 3-4 तरीके होते हैं, तो मैंने आपको कोशिश की कि हर तरीका समझा दूं। पहला क्या था कि हमने कैश में बिजनेस स्टार्ट किया, तो हमने एंट्री बना दी कैश टू कैपिटल। अब हमने बिजनेस स्टार्ट किया बैंक के थ्रू, यानी कि ओपनिंग ए बैंक अकाउंट। तो सब कुछ वही है, जरा सा डिफरेंस है कि हमने कैश वर्ड की जगह क्या लिख दिया, बैंक। अब पैसा हमारा कहाँ है, बैंक में, तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया ना, तो हमने लिख दिया बैंक टू कैपिटल। तो सेम है, बिजनेस स्टार्टेड बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, और अकाउंट को हम कैपिटल में लिखते हैं। इस बात को भी ध्यान रखें कि हम अकाउंट हर एक के साथ अकाउंट टर्म कॉमन चलेगी, और उसके में ए जो है वो कैपिटल रहेगा। हाँ, ये बात आप और ध्यान रखना, जब किसी का नाम आएगा तब हम अकाउंट वर्ड यूज नहीं करते। नेक्स्ट है कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ कैश। हम जरूरी नहीं कि बिजनेस में कैश लगाएं, जैसे एक्स है तो वो कैश भी ले आया, उसने अपना बैंक बैलेंस भी अपने बिजनेस से अटैच कर दिया, तो दो चीजें हो गई, कैश भी हो गया, बैंक भी हो गया। तो देखो, दोनों चीजें आ रही हैं, हमारे पास कैश आ रहा है इसलिए डेबिट हो जाएगा, और बैंक बैलेंस भी बढ़ रहा है इसलिए ये भी डेबिट हो जाएगा, और अल्टीमेटली ये बिजनेस में आ रहा है, तो ये क्या चीज हो गई, हमारी कैपिटल। कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया, और टू कैपिटल करके क्रेडिट कर दिया। और तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, हमने 2 लाख का कैश लगाया, 50,000 का बैंक बैलेंस है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट 2,50,000। नरेशन शॉर्ट में लिख लो, सिंपल, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड बैंक बैलेंस। अब अगर हमने बिजनेस में और कैपिटल लगा दी, मान लो रनिंग बिजनेस है, मिस्टर एक्स जो है उन्होंने 1 अप्रैल से बिजनेस स्टार्ट किया, और 31 अक्टूबर को उन्होंने बिजनेस में 50,000 और लगा दिया, बिजनेस में एडिशनल कैपिटल लगा दी। तो बच्चों, एडिशनल कैपिटल की वही एंट्री होती है जो बिजनेस स्टार्ट करने की होती है। ये आप ट्रिक सीख लो, जो बिजनेस स्टार्ट करने की कैपिटल होती है वही एडिशनल कैपिटल की एंट्री होती है। तो हमने वही कैपिटल, देखो ओपनिंग एंट्री जो बनाई थी, सेम एंट्री बन गई कि कैश टू कैपिटल, और इसको हम कहाँ शो करते हैं, नरेशन में, बीइंग एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड या बीइंग एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टेड। ये कुछ शॉर्ट टर्म्स हैं जो आपको सीखनी होंगी। चलिए अगली बात करते हैं कि मनी डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमने पैसा बैंक में जमा कर दिया, तो बैंक हमारा रिसीवर हो गया, और कैश ऑफिस से चला गया तो कैश गिवर हो गया। सिंपल एंट्री बना दी कि बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, और यहाँ पर आपका डेबिट का अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में। अब टर्म यूज होती है हमारी गुड्स परचेज फॉर कैश। ध्यान रखना, जब भी हम गुड्स की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, गुड्स इन ट्रेड, जो कि मैंने आपको टर्म्स जब यूज की थी तो समझाया था। गुड्स इन ट्रेड होता है जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं। तो गुड्स की जब भी बात चलेगी तो हम केवल 4 आइटम को उसमें इंक्लूड करते हैं, परचेज गुड्स, सोल्ड गुड्स, परचेज गुड्स रिटर्न, और सोल्ड गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। तो यानी कि जब भी हम गुड्स की बात करेंगे तो हम कभी भी ये कॉमन वर्ड गुड्स नहीं यूज करेंगे। इसके लिए क्या यूज करेंगे बच्चों, इसके लिए यूज करेंगे परचेजेस या सेल, एज द सिचुएशन में भी, जो सिचुएशन है वो टर्म यूज करेंगे। यहाँ पे देखो, हमने कहा कि गुड्स परचेज किया 45,000 का कैश में, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज बिजनेस का एक्सपेंस है, और कैश हमारा बिजनेस से जा रहा है तो कैश को क्रेडिट कर दिया, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, और नरेशन में शॉर्ट में डिस्क्राइब कर दिया बीइंग गुड्स परचेज। ध्यान रखने वाली बात है, हर ट्रांजेक्शन में हमें केवल ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अब बिजनेस में जब परचेज कर रहे हैं तो गुड्स आ रहा है तो गुड्स को डेबिट कर दिया, कैश जा रहा है कैश को क्रेडिट कर दिया। आपको कुछ नहीं करना, हर ट्रांजेक्शन में ये दो साइड या दो एस्पेक्ट्स फाइंड आउट करनी है कि कौन कौन सी 2 एस्पेक्ट्स है, इसमें कौन सी अकाउंट बेनिफिट रिसीव कर रहा है, कौन सा अकाउंट बेनिफिट दे रहा है।
फिर देखो यहाँ पर अब हमने पहले गुड्स परचेज किया था, देखो यहाँ पे गुड्स हमने कैश में परचेज किया था। अब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं बैंक में। देखो ये शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं। जब हम बैंक में परचेज कर रहे हैं पूरी एंट्री वही रहेगी, केवल कैश की जगह बैंक टर्म यूज हो जाएगी। अब देखो जब कैश में परचेज किया तो हमने यहाँ पे कैश टर्म लिखा। अब बैंक से परचेज किया तो चेक से परचेज किया तो उसकी जगह हमने बैंक टर्म यूज कर ली। और एक चीज है, हमने गुड्स क्रेडिट पे परचेज किया। देखो अभी मान लो हमने गुड्स परचेज किया मिस्टर कुमार से, तो कुमार का नाम आ गया, वो सप्लायर हो गए, उन्हें क्रेडिट कर देंगे। लेकिन अगर केवल ये लिख रहे हैं कि गुड्स परचेज किया, ये तो पता ही नहीं कि किससे किया। अब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम सप्लायर के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। बच्चों ये बात बहुत ध्यान से सुनो और इसको नोट कर लो। जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो जब हम क्रेडिट पर परचेज करते हैं तो जो लोग हमें गुड्स देते हैं वो सप्लायर कहलाते हैं, और जब हम क्रेडिट में सेल करते हैं तो जिन लोगों को सेल करते हैं वो क्या कहलाते हैं, डेटर्स। हम इसे सप्लायर या क्रेडिटर्स लिख सकते थे। तो देखो गुड्स परचेज किया ऑन क्रेडिट, हमने लिखा परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू सप्लायर्स पर्सनल अकाउंट और सप्लायर्स अकाउंट। अगर नाम लिखा होता, जैसे कि हम ये कह देते कि हमने गुड्स जो है मिस्टर एक्स से परचेज किया, तो हम परचेज अकाउंट डेबिट कर देते और एक्स को क्या कर देते, क्रेडिट कर देते। अब यहाँ पे कोई नाम नहीं है तो हमने क्या टर्म यूज कर ली, सप्लायर। ध्यान से सुनना, डेबिट का अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में। और एक बार आप लोग ध्यान से देख लो अमाउंट लिखने का तरीका। डेबिट का अमाउंट डेबिट में लिखते हैं, क्रेडिट का थोड़ा सा नीचे, बिल्कुल जो क्रेडिट टर्म होती है ठीक उसके सामने लिखते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम संजय फॉर कैश। अब यहाँ पे दो बातें हो गई, हमें पार्टी का नाम दे रखा है जिससे हमने गुड्स परचेज किया, लेकिन एक और टर्म दे रखी है कि हमने गुड्स जो है वो कैश में परचेज किया है। जब हम कैश में गुड्स परचेज करते हैं तो जिससे परचेज किया है जो पार्टी होती है उसका रोल खत्म हो जाता है, यानी कि हमारे ट्रांजेक्शन में कहीं भी संजय का नाम नहीं आएगा। तो ये सिंपल कैश ट्रांजेक्शन हो गया और हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया परचेजेस टू कैश। अब इस चीज को हमने संजय से परचेज किया है, इसको यहाँ पे हम नरेशन में शो कर देते हैं कि बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम संजय फॉर कैश। ठीक, अब यहाँ पे ये भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा ये कहता है कि गुड्स रिटर्न टू सप्लायर। अभी हमने सप्लायर से क्रेडिट में गुड्स परचेज किया था ना, अब हमने गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। जब सप्लायर को गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो सप्लायर कौन हो गया, रिसीवर हो गया, तो हम रिसीवर को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और बच्चों जब हम गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं तो हम कौन सा गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, जो परचेज किया था, इसलिए परचेजेस रिटर्न को क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ पे एंट्री बन गई सप्लायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस रिटर्न। अब एक एंट्री है फिर से आ गई है कि गुड्स सोल्ड फॉर कैश। देखो इससे पहले एंट्री थी कि गुड्स सोल्ड टू संजय फॉर कैश, और ये है गुड्स सोल्ड फॉर कैश, दोनों का एक ही मतलब है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है कि आपको इनका डिफरेंस समझ में आ जाए, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि इन दोनों एंट्रीज में और ये कॉमन जो कंफ्यूजिंग एंट्रीज होती हैं इनमें क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पे एक सिंपल है गुड्स सोल्ड फॉर कैश, सिंपल कैश टू सेल्स। अब एक एंट्री है कि गुड्स सोल्ड अगेंस्ट चेक। देखो छोटा सा डिफरेंस है, कैश में परचेज किया तो कैश को डेबिट कर दिया क्योंकि बिजनेस में कैश आया। अब क्रेडिट पे परचेज किया, चेक के थ्रू परचेज किया तो पैसा कहाँ पहुंचेगा, बैंक में, तो हमने बैंक को डेबिट कर दिया। तो आपको इनमें दोनों में कॉमननेस दिख गई होगी कि एक है गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कैश में सेल किया तो कैश आया, कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया, और यहाँ पर हमने गुड्स चेक के थ्रू सेल किया तो पैसा कहाँ पहुंचेगा, बैंक में, तो हमने यहाँ पे बैंक को डेबिट कर दिया। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। देखो इससे पहले मैंने आपको बताया था जब हमने गुड्स परचेज किया था तो क्रेडिट पे तो हमने सप्लायर को क्रेडिट किया था। अब हम गुड्स को क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं, सेल किसे करते हैं, कस्टमर को, तो हमने कस्टमर को यहाँ पर डेबिट कर दिया, कस्टमर अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, नरेशन में ओपन कर दिया, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री में देखिए यहाँ पे हमें नाम नहीं दे रखा तो हमने क्या टर्म यूज की, कस्टमर की। इसी को आप नेक्स्ट एंट्री में देखो, गुड सोल्ड टू विजय, यहाँ पर हमने नाम दे दिया कि हमने किसे सेल किया, एक पर्टिकुलर पर्सन है तो हम विजय को डेबिट कर देंगे।
और एक बात और ध्यान से देखोगे, जब हम पर्सन का नाम लिख रहे हैं, इंडिविजुअल्स का नाम लिख रहे हैं, तो हम अकाउंट टर्म यूज नहीं करते। ध्यान रखना मेरी इस बात को, अपने माइंड में बिल्कुल बैठा लो कि जहां पर हमने नाम लिखा है, कोई पर्सन है, तो उसमें हम अकाउंट टर्म यूज नहीं करते। तो यहाँ पे हमने लिख दिया विजय डेबिटेड टू सेल्स के बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे बीइंग गुड सोल्ड टू विजय ऑन क्रेडिट, लेकिन जरूरत नहीं है। नरेशन जितनी शॉर्ट लिखोगे उतनी आपके लिए बेटर है। अगला ट्रांजेक्शन हमने बनाया कि गुड सोल्ड फॉर कैश टू विक्रम। देखो अब यहाँ पे हमने कैश में सेल किया और नाम किसका आ गया, विक्रम का। तो एक बार फिर जब कैश ट्रांजेक्शन है तो विक्रम का रोल खत्म हो गया। अब विक्रम कहीं यूज नहीं होगा और सिंपली एक कैश ट्रांजेक्शन हो गया। हमने गुड्स सेल किया, कैश आ गया, डेबिट हो गया, सेल्स किया, गुड्स चला गया, गुड्स रेवेन्यू हमारी इनकम हो गई, क्रेडिट कर दिया, तो ये बन गई कैश टू सेल्स। हम जो भी पैसा बच्चों पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। यहाँ पर हमने बोला है कि विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, यानी कि हमने अपने पर्सनल यूज के लिए, मिस्टर राम का बिजनेस है और उसे अपने पर्सनल यूज के लिए जरूरत पड़ी तो उन्हें 5000 निकाल के अपना खर्चा कर लिया। ऐसा मान लो कि राम ओनर है और उसने 5000 रुपीज निकाल के अपने बेटे की ट्यूशन फीस दे दी या कॉलेज की फीस दे दी, तो वो उसका बिजनेस का खर्चा नहीं था। तो ये क्या कहलाएगा, पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए हम टर्म यूज करते हैं ड्राइंग्स को। तो यानी कि ड्राइंग्स बिजनेस का खर्चा नहीं है, इसने पर्सनल, ये पर्सनल अकाउंट है, राम ने विड्रॉ किया है, तो हम लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक। नेक्स्ट है कैश विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अभी हमने कैश जो था ऑफिस से विड्रॉ किया था, तो हमने वहां पे कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया, वो क्रेडिट कर दिया था। यहाँ पर हमने पैसा कहाँ से विड्रॉ किया, बैंक से। तो बस ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड, कैश की जगह कैश आ गया, बैंक की जगह बैंक आ गया। तो ये आपको छोटी छोटी बेटा बातें समझ आ रही होंगी कि जो जरा से ट्रिकी गेम खेल के हम कोई भी जनरल एंट्री बना लेंगे। और ध्यान रखना जनरल एंट्रीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो जनरल एंट्रीज में बस केवल शॉर्ट में लिख देते हैं ड्राइंग्स टू बैंक, नरेशन नहीं लिखते। नरेशन जनरल एंट्री का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और ये आपको समझ आना चाहिए। आगे चल के आपसे ये कह दिया जाएगा कि नरेशन नॉट रिक्वायर्ड, तो आप नहीं लिखो, लेकिन आपको नरेशन समझ आनी चाहिए, आपको पूरा समझ आना चाहिए कि नरेशन क्या होती है, हम किस तरीके से शो करते हैं। अभी तक क्या था, ओनर ने पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ किया था, तो हमने कैश या बैंक को क्रेडिट कर दिया था। अब एक टर्म बेटा देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा ध्यान देना। गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। अब ओनर ने गुड्स लिया है, कैश नहीं लिया, उसने क्या लिया है, गुड्स लिया है। तो जब उसने गुड्स लिया है पर्सनल यूज के लिए, तो हमने गुड्स को बेटा सेल तो नहीं किया है, तो इसलिए हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट नहीं करेंगे। अब पर्सनल यूज है तो हमने ड्राइंग्स को तो डेबिट कर दिया, लेकिन हमने यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, परचेजेस को डेबिट किया है, सेल्स को हमने, उस परचेजेस को क्रेडिट किया है, सेल्स को क्रेडिट नहीं किया। क्यों? क्योंकि सेल्स क्या होती है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। हम अपने लिए अगर गुड्स विड्रॉ कर रहे हैं तो हम अपने को प्रॉफिट पे थोड़ी बेचेंगे। तो यहाँ पर हम परचेजेस को केवल कॉस्ट प्राइस शो करने के लिए क्रेडिट करते हैं। तो जब भी गुड्स ओनर यूज करेगा पर्सनल यूज के लिए, तो हम वहां पे कौन सी टर्म यूज करेंगे, परचेजेस। पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रोप्राइटर। अब यहाँ पे देखो फिर से ये ट्रिकी एंट्री है कि मिस्टर कुमार ने अपनी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दे दी, तो वो कुमार ने जो लाइफ लाइफ तो मिस्टर कुमार की है, उनकी लाइफ सेफ हो रही है, लेकिन वो उनका पर्सनल खर्चा है, बिजनेस का नहीं है। लेकिन उन्होंने पैसा कहाँ से खर्च कर दिया, ऑफिस कैश से। तो ये इनका क्या माना जाएगा, ड्राइंग्स माना जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि अगर इंश्योरेंस प्रीमियम आती है तो ये बिजनेस का खर्चा है, लेकिन अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आ जाती है तो ये ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स। हमेशा ध्यान रखना जब भी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वर्ड यूज होगा तो वो क्या है, अल्टीमेटली दिस इज द अनदर नेम फॉर ड्राइंग्स। तो बेसिकली उसने पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ कर लिया, हम एंट्री बना देंगे ड्राइंग्स टू कैश बीइंग कैश बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। नेक्स्ट है सैलरी पेड फॉर द मंथ। हमने जो है बिजनेस में एक खर्चा कर दिया, सैलरी पे कर दी, सैलरी एक्सपेंस है, डेबिट हो गया, कैश में पे किया, कैश क्रेडिट हो गया, तो बीइंग सैलरी पेड।
ये आपने सिंपल एंट्रीज सीख ली, आपको समझ आ गई होंगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि कंपाउंड एंट्रीज क्या होती हैं। कंपाउंड एंट्रीज होती हैं कि हम एक ही तरीके की एंट्रीज को क्लब कर देते हैं, कंबाइंड कर देते हैं, उन्हें कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। ये कंपाउंड एंट्री जो होती हैं इनकम से रिलेटेड भी हो सकती हैं, एक्सपेंसेस से रिलेटेड भी हो सकती हैं। तो यानी कि अगर सेम नेचर की 2-3 एंट्रीज हैं, हमने उनको क्लब करके एक एंट्री बना ली, तो वो क्या कहलाएगी? कंपाउंड एंट्री। देखो, 1 डेबिट एंड 2 और मोर क्रेडिट, कंपाउंड एंट्री का एक तरीका ये होता है कि एक अकाउंट डेबिट हो रहा है और एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, या 1 क्रेडिट एंड 2 और मोर अकाउंट्स डेबिट, तो 1 क्रेडिट हो रहा है और 2 और मोर अकाउंट्स डेबिट हो रहे हैं, या 2 और मोर अकाउंट डेबिट हो रहे हैं एंड 2 और मोर अकाउंट क्रेडिट भी हो रहे हैं। तो ये तीनों तरीके की या तीनों कंडीशन की जो एंट्रीज होती हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं? कंपाउंड एंट्रीज। when two or more transactions relating to one particular account, एक पर्टिकुलर अकाउंट के और एक पर्टिकुलर डेट के हैं, तो हम उन्हें मल्टीपल एंट्रीज पास ना करके एक एंट्री पास कर देते हैं और उस एंट्री को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड एंट्री। तो आपको ये तो समझ आ गया कि कंपाउंड एंट्री क्या होती है। देखो, कंपाउंड एंट्री 3 कंडीशन में बन सकती है। एक अकाउंट डेबिट हो रहा है और एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, या एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो ये 2 कंडीशन हो गई, या तो 1 अकाउंट डेबिट हो रहा है और 1 और मोर अकाउंट्स क्रेडिट हो रहे हैं, या 1 अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, 2 और मोर अकाउंट्स डेबिट हो रहे हैं, या 2 और मोर अकाउंट्स क्रेडिट भी हो रहे हैं और 2 और मोर अकाउंट्स डेबिट भी हो रहे हैं। तो ये सब कहलाती है कंपाउंड एंट्री। अब मैं आपको बताता हूँ कंपाउंड एंट्री कैसे बनती है। देखो, आपके लिए मैंने यहाँ पे बिल्कुल क्लियर एक ट्रांजेक्शन वाइज बना दी है। कंपाउंड एंट्री के 2 पार्ट्स हैं, इनकम से रिलेटेड भी हो सकती है, एक्सपेंसेस से भी। मैंने यहाँ पे पहले एक्सपेंसेस से रिलेटेड बनाई है, जैसे सैलरी पे की, कमीशन पे किया और रेंट पे किया। सेम डेट पे हमने 3 खर्चे कर दिए, सैलरी भी पे कर दी, कमीशन भी पे कर दी और रेंट भी पे कर दिया। अगर हम इनकी सिंपल एंट्रीज बनाते तो इसकी बनती सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, कमीशन पे कर रहे हैं कमीशन टू कैश, और रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट टू कैश। ठीक, 3 अलग अलग एंट्री बन गई। अब बच्चों देखो, खास बात देखो, इसमें एक चीज देखो, हर एंट्री में कैश क्रेडिट हो रहा है क्योंकि कैश बिजनेस से जा रहा है, और सैलरी, कमीशन और रेंट ये तीनों डेबिट हुए हैं क्योंकि ये तीनों बिजनेस के खर्चे हैं। तो यानी कि एक्सपेंसेस डेबिट हो रहे हैं और ये क्रेडिट हो रही है। अब इसकी हम कंपाउंड एंट्री बनाते हैं, कॉमन एंट्री बनाते हैं, तो वो एंट्री क्या बनेगी? तीनों एक्सपेंसेस को हमने डेबिट कर दिया, सैलरी भी डेबिट हो गई, कमीशन भी डेबिट हो गई, रेंट भी डेबिट हो गई, और टोटल जितना इन कैश हमारे से खर्च हुआ है उससे हमने कैश को क्रेडिट कर दिया। तो हमने यहाँ पे क्या काम किया? कैश जो था तीनों में कॉमन था, तो उसको ऐड करके कैश को एक जगह क्रेडिट कर दिया। नरेशन क्या बनाई कि बीइंग सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड, बजाय इसके कि हम बार बार लिखे सैलरी पेड, रेंट पेड, कमीशन पेड, तो हमने एक कॉमन एंट्री बना दी। तो बच्चों देखो, आपको यहाँ ये समझ आया होगा कि हम इन 3 एंट्रीज की जगह एक एंट्री बना सकते हैं। ये क्या कहलाती है? कंपाउंड एंट्री। समझ गए ना? चलो, अब इसी तरीके से इनकम की बात करते हैं। ऐसी मैंने ये 3 इनकम आपको दिखा दी कि हमने इनकम रिसीव की, जैसे इंटरेस्ट रिसीव किया, कमीशन रिसीव किया, रेंट रिसीव किया। अब आप सोचो कि हमने रिसीव किया तो हम पे आया क्या? तीनों कंडीशन में हमारे पास कैश आया। ठीक, और अगर कैश आया, इंटरेस्ट रिसीव किया तो रिसीव है तो हमारी इनकम है, कमीशन रिसीव किया तो कमीशन भी हमारी इनकम है, और रेंट रिसीव किया तो रेंट भी हमारी इनकम है। ठीक, तो अब हमने बना दी कैश टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम है बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव किया तो कैश टू कमीशन रिसीव्ड बीइंग कमीशन रिसीव्ड, और आपका ये थर्ड में आपका ये हो गया कि रेंट रिसीव किया, रेंट तो कैश टू रेंट बीइंग रेंट रिसीव। ये तीनों हमारी इनकम्स हो गई। अब इनकी भी जगह हमने एक एंट्री बना दी। अब ध्यान से देखो, तीनों जगह कैश डेबिट हो रहा है तो हमने लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट, और इनके टोटल से कैश डेबिट हो गया, और कमीशन इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट हो गया, कमीशन रिसीव क्रेडिट हो गया, और रेंट रिसीव्ड क्रेडिट हो गया। तो इन तीनों को हमने क्रेडिट कर दिया। तो आपको देखो आसान लगा ना? समझ गए कि कंपाउंड एंट्रीज क्या होती हैं। अब आपको कंपाउंड एंट्री करने में कोई मुश्किल आनी नहीं चाहिए, अच्छी तरीके से करना, और प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। अब मैं आपको बताता हूँ डिस्काउंट्स। मार्केट जाते हैं ना, मार्केट में खूब हर जगह लिखा होता है 20% ऑफ, 40% ऑफ, 80% ऑफ, ये सब लिखा रहता है ना। ये क्या होते हैं?
क्यों ये दुकानदार लोग देते हैं, वो अपना सामान सस्ता क्यों बेचते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने गुड्स को सेल करने के लिए हमें वो चीज़ कुछ कम कम पैसों में दे देते हैं। अब आपको ये एक एग्जांपल से बताता हूँ कि ऐसा कैसे होता है। एक शॉपकीपर एक प्रोडक्ट को 5 रुपीज़ का बेचता है, तो अगर उसको 10 कस्टमर्स को बेचना है तो उसे 10 टाइम वेट करना पड़ेगा ना। और अगर एक ही कस्टमर वो 10 पीसेस एक साथ ले लेता है तो उसने 50 की जगह उसको कितना दे दिया, 45 का दे दिया। तो ये जो 5 रुपीज़ की उसने अपना प्रॉफिट में से कम कर दिया, इसको ही हम डिस्काउंट बोलते हैं। जो शॉपकीपर ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसे 10 प्रोडक्ट्स को या 10 पीसेस को सेल करने में 10 टाइम वेट करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर उसका गुड्स एक बार में बिक गया। इसको हम बोलते हैं बेटा टर्नओवर। तो उसने अपना जो टर्नओवर बढ़ा दिया, ज़्यादा गुड्स सेल कर दिया, ज़्यादा सेल हो गई और प्रॉफिट मार्जिन टर्नओवर से अर्न कर लिया। तो ये जो डिस्काउंट होते हैं, डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट इज एन अलाउंस गिवन बाय द सेलर ऑफ गुड्स टू बायर, यानी कि सेलर अपने बायर्स को जो भी छूट देते हैं वो सब चीज़ क्या कहलाती है? डिस्काउंट कहलाती है। मैं आपको बताता हूँ डिस्काउंट कितने तरीके के होते हैं। बेटा डिस्काउंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है कैश डिस्काउंट और एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड का मतलब आप जानते होंगे बिजनेस, तो चलिए इनको डिस्कस करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जो सेल को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए दिया जाता है। जैसे हम मार्केट जाते हैं ना, एक शॉपकीपर ने, हमने पूछा ये प्रोडक्ट कितने का, उसने कहा भाई ये 100 रुपीज़ का है। हमने कहा थोड़ा पैसे सही लगाओ, तो हमारे केवल इतना कहने से उसने कह दिया ठीक है आप 80 रुपीज़ दे दो। तो ये डिस्काउंट किस लिए होता है? कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आए और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर गुड्स को परचेज करें। इट इज अ डिस्काउंट अलाउड बाय द सेलर टू बायर। ये एक ऐसा डिस्काउंट है जो सेलर अपने बायर को देता है ऑन परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, जब बायर गुड्स परचेज किया था, यानी कि जो ट्रेड डिस्काउंट है वो कब दिया जाता है? एट द टाइम ऑफ सेल। जब हम गुड्स सेल कर रहे हैं उस टाइम पे जो डिस्काउंट दिया जाता है उसे हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, टू अट्रैक्ट देम एंड इंक्रीज द सेल वॉल्यूम। इसका एक ही पर्पस होता है कि हम अपने सेल वॉल्यूम को इंक्रीज कर देते हैं। और मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि इट इज गिवन एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन। जब कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, जब हम मार्केट में गुड्स परचेज करने जा रहे हैं, तो उस टाइम पे जो डिस्काउंट होता है उसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और हम ये ट्रेड डिस्काउंट बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। क्या करते हैं बच्चों? इसका अमाउंट जो है रिड्यूस्ड वाला शो करते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लिया है कि सोल्ड गुड्स वर्थ ₹5,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो देखो 5,000 का 10% कितना हो गया? 500। तो बेसिकली हमने गुड्स कितने का सेल किया? 4,500 का। वो डिस्काउंट दे दिया, वो तो हमें मिलेगा नहीं, और उस डिस्काउंट का पर्पस भी क्या था? कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना। तो हम इस डिस्काउंट को, ट्रेड डिस्काउंट को बुक में शो नहीं करते। तो देखो कैसे करते हैं। कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, नरेशन में शो कर देंगे बीइंग गुड्स वर्थ ₹5,000 सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि ये ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। अब आपको बिल्कुल देखो ये समझ आना चाहिए कि ये दो तरीके के जो डिस्काउंट होते हैं उसमें एक ट्रेड डिस्काउंट होता है और एक कैश डिस्काउंट होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाता है? एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन। जब हम बिजनेस की डीलिंग कर रहे हैं, जब ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उस टाइम पे जो डिस्काउंट दिया जाता है उसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट का एक तो मैंने आपको सेल का दिखा दिया, एक परचेज का दिखा देता हूँ कि परचेज गुड्स वर्थ ₹10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब हमने 10,000 का गुड्स परचेज किया है और 10% का डिस्काउंट है, तो अल्टीमेटली हमें कितने का डिस्काउंट मिल गया? 1,000 का। तो हमने पेमेंट कितना किया? 9,000। तो हमने इसको भी यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, यानी कि टोटल एक्चुअली हमने गुड्स परचेज किया 9,000 का। Purchases account debited to cash being goods purchase goods worth ₹10,000 purchase at 10% trade discount। तो बेटा क्लियर हुआ ना आपको ये? चलो आगे चलते हैं। जैसे मैंने आपको ट्रेड डिस्काउंट बताया था, अब बताता हूँ कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाता है? जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं, जब गुड्स को परचेज करते हैं या सेल करते हैं। कैश डिस्काउंट कब किया जाता है? जब पेमेंट रिसीव करते हैं। तो देखो कैश डिस्काउंट किससे रिलेटेड है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन से। जैसे हम कस्टमर, सारे कस्टमर एक से नहीं होते, कुछ कस्टमर उधार भी सामान खरीदते हैं, तो उनसे क्विक
पेमेंट्स के लिए हम चाहते हैं कि वो जल्दी जल्दी हमारा पैसा दे दे, जब वो हमें पैसे देंगे तभी तो हमारा टर्नओवर बनेगा। तो हम उनको अट्रैक्ट करने के लिए उन्हें क्विक पेमेंट्स के लिए कुछ और डिस्काउंट दे देते हैं। उस डिस्काउंट को क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। ठीक है, इट इज ए डिस्काउंट अलाउड बाय द सेलर टू बायर फॉर प्रॉम्प्ट एंड क्विक पेमेंट। सेलर ये डिस्काउंट बायर्स को क्यों दे रहा है? क्विक पेमेंट्स के लिए, प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए। तो इसका पर्पस क्या है कि जल्दी से जल्दी हमारा पैसा आ जाए। देखो, शॉपकीपर एक लिमिट तक ही पैसा इन्वेस्ट करता है। बेसिकली क्या होता है, वो अपने पैसे को टर्नओवर करते हैं। उनका काम होता है कि अपनी मनी को टर्नओवर करना। तो उन्होंने क्विकली उसको रिकवर कर लिया। इट इज अलाउड बाय द सेलर ऑन इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस क्या होती है बेटा? लिस्ट प्राइस। जो मार्केट में आप देखते हो ना कि प्राइस टैग लगा होता है ना, उसको इनवॉइस प्राइस बोलते हैं। वही हमारी लिस्ट प्राइस होती है। अब ये जो कैश डिस्काउंट है, ये दो तरीके का होता है। एक होता है डिस्काउंट अलाउड और एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड क्या होता है? कैश डिस्काउंट अलाउड बाय अ फर्म टू इट्स कस्टमर व्हेन दे पे देयर अकाउंट्स क्विकली। जब कस्टमर पेमेंट करते हैं तो फर्म उनको डिस्काउंट अलाउ करती है। तो डिस्काउंट अलाउड क्या हो गया बच्चों? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्सपेंस हो गया, एक खर्चा हो गया। और डिस्काउंट रिसीव्ड, अब जब फर्म जो अपने सप्लायर से गुड्स परचेज करती है क्रेडिट पे, तो जब उनको पेमेंट करती है तो उन्हें कम पेमेंट करना पड़ता है, क्योंकि सप्लायर उन्हें डिस्काउंट दे देते हैं। तो वो क्या कहलाता है? डिस्काउंट रिसीव्ड। और फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है? इनकम received by a firm from its suppliers when it pays their account quickly। जब वो सप्लायर को पेमेंट करते हैं तो फर्म उसका को जो बेनिफिट होता है वो उनका डिस्काउंट बोलता है। जैसे मैं डिस्काउंट मिल गया तो इनकम हो गई ना, तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड जो है फर्म की इनकम है एंड डिस्काउंट अलाउड फर्म का एक्सपेंस है। देखो, जैसे कि एक डेटर को हमने पेमेंट किया, उसने हमें डेटर ने हमें पेमेंट किया तो हमने उसे डिस्काउंट दे दिया, तो जितना कैश आया कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया। डिस्काउंट फर्म का एक्सपेंस है तो डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर देंगे टू डेटर्स, और डेटर का अकाउंट बुक में क्लियर कर देंगे जितना उसने हमें पेमेंट करना था। इसी तरीके से हम क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं, तो क्रेडिटर का अकाउंट डेबिट कर दिया, कैश जितना हमने एक्चुअल पेमेंट किया और डिस्काउंट जितना कि हमें डिस्काउंट मिल गया। अब हम इनके डिफरेंस की बात करते हैं। तो बच्चों आपको समझ आ गया ना कैश डिस्काउंट क्या होता है और ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, दोनों में क्या मतलब है। ट्रेड डिस्काउंट तब दिया जाता है जब ट्रांजेक्शन होता है, और कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है? जब पेमेंट आता है। इसी तरह से चलो इनके डिफरेंस भी पढ़ लेते हैं। ट्रेड डिस्काउंट, इट इज रिडक्शन ग्रांटेड बाय द सप्लायर फ्रॉम द लिस्ट प्राइस। यानी कि जो लिस्ट प्राइस पे कस्टमर को डिस्काउंट दे दिया जाता है वो क्या कहलाता है? ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन कैश डिस्काउंट क्या है? इट इज रिडक्शन ग्रांटेड फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस इन कंसिडरेशन ऑफ द इमीडिएट पेमेंट। इनवॉइस प्राइस क्या होता है? बिल प्राइस। जो बिल में प्राइस है उसमें कुछ पैसा और कम कर दिया जाता है, वो कहलाता है कैश डिस्काउंट। इट इज डन टू प्रमोट द सेल। ट्रेड डिस्काउंट का पर्पस क्या है? सेल को इंक्रीज करना। और कैश डिस्काउंट का पर्पस क्या है? इट इज डन टू एनकरेज द अर्ली पेमेंट। और इसका यही पर्पस होता है कि जल्दी से जल्दी जो क्रेडिटर्स हैं, जो डेटर्स हैं, वो पेमेंट कर दें। इट्स एंट्री इज नॉट डन इन द बुक्स। तो ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। बच्चों ध्यान रखना, आपको याद रहना चाहिए कि ट्रेड डिस्काउंट को केवल हम नरेशन में शो करते हैं, बुक में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करते। इट इज शोन एज एन एक्सपेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कैश डिस्काउंट बिजनेस का एक्सपेंस है तो हम उसको कहाँ शो करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और ट्रेड डिस्काउंट, इट वेरी विद द क्वांटिटी परचेज। ट्रेड डिस्काउंट किस पे डिपेंड करता है? क्वांटिटी पे। ज़्यादा जैसे कि 1000 का परचेज किया और 10% का ट्रेड डिस्काउंट है तो 100 रुपीज़ हो गया। 10,000 का परचेज किया तो 10% से कितना हो गया? 1000। तो ये कैसे करता है? क्वांटिटी पे वेरी करता है, जितनी क्वांटिटी बढ़ेगी उतना डिस्काउंट भी बढ़ेगा। लेकिन कैश डिस्काउंट बेटा एक सा रहता है, क्योंकि ये टोटल बिल अमाउंट पे होता है और बिल अमाउंट चेंज होता ही नहीं है। तो ये आपको डिफरेंस आ गया। तो देखो यहाँ पर आपने ए पार्ट में जो इसका फर्स्ट पार्ट में हमने इसके मेन पॉइंट्स पढ़ लिए, और बहुत जल्दी सेकंड वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तब तक आप इसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना, और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना।